Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic sales quotas. So काफ़ी easy topic है. Let's start. Sales quota. सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है? तो सेल्स कोटा का सिंपली मतलब है सेल्स ऑब्जेक्टिव. वेरी सिंपल कि हमारा क्या गोल है, हम कितनी सेल्स करना चाहते हैं, वो सेल्स कोटा होता है. फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने एग्जांपल लिया कि ABC एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आने वाले एक टाइम पीरियड में, क्योंकि सेल्स कोटा ऐसा तो नहीं है कि आप कितने कितने टाइम का बता रहे हो, वो आपको डिटरमाइन होता है. तो मान लो 1 साल का आप बता रहे हो, 1 महीने का बता रहे हो, जो भी आपका पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में आपका क्या गोल है या क्या ऑब्जेक्टिव है कि कितनी सेल्स आप करना चाहते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्स कोटा. कि एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, वो मान लो कार मैन्युफैक्चर करती है, तो वो चाहती है इस महीने उनकी कम से कम 100 कार जो है वो बेचें. तो ये उनका क्या हुआ, सेल्स कोटा, जिसको आप क्या बोल सकते हो, ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हो और गोल भी बोल सकते हो. So sales quotas are sales goal set by a company for its marketing unit for a certain period of time. कि ये एक कंपनी का गोल होता है कि वो कितनी सेल्स करना चाहती है. देखो इन चीज़ों के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, सेल्स कोटा और सेल्स फोरकास्ट. फोरकास्ट और सेल्स कोटा दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. कोटा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी सेल्स करना चाहती है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि वो इतनी सेल्स करे. और फोरकास्ट का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की कितनी एक्सपेक्टेड सेल्स है, कि कितनी सेल्स हो सकती है, वो होता है फोरकास्ट. और कोटा यानी कि हम कितनी करना चाहते हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है. जैसे आप खुद के एग्जांपल लेके चलो, आप अपने प्रीवियस एग्जाम्स को देख के, आपने जितने भी टेस्ट दिए हैं, जितने भी एग्जाम दिए, आपको लगता है कि आपके 80% मार्क्स आ सकते हैं, तो वो आपका क्या है, फोरकास्ट, क्योंकि आपने डाटा को एनालाइज करके देखा है कि कितना एक्सपेक्टेड आपको मार्क्स मिल सकते हैं, और आप चाहते हो कि आपको 90% मार्क्स मिले, वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव. सो सेल्स कोटा हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव, जो एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है कि इतनी सेल्स हम करें. और सेल्स फोरकास्ट क्या होता है, एक्सपेक्टेड, कि कितनी सेल्स हो सकती है, दैट इज सेल्स फोरकास्ट. सो सेल्स कोटा क्या हुआ, एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें कितनी सेल्स करनी है इन अ पर्टिकुलर और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो 1 मंथ हो, 1 वीक हो, 1 ईयर हो, कितना भी हो सकते हैं. These are developed from the annual marketing plan of the company and determine goal और objective for the sales person. कि सेल्स पर्सन के क्या गोल और क्या ऑब्जेक्टिव है, कि उन्हें कितनी सेल्स करनी है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट इज सेल्स कोटा. सो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि सेल्स कोटा क्या है, कि आपका ऑब्जेक्टिव एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कितनी सेल्स करनी है. नाउ व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स कोटा. एक ऑर्गेनाइजेशन सेल्स कोटा क्यों बनाती है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं. अगर आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन, आप एज्यूम करो कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप काम करते हो, और आपने डिटरमाइन किया है अपने सभी एम्प्लॉयज़ को, और एज ए खुद मैनेजर आप ये डिटरमाइन करते हो कि इस महीने आपको 100 गाड़ियाँ बेचनी है. ये सेल्स ऑब्जेक्टिव जो आपने बनाया है, उसके पीछे आपका क्या पर्पज़ हो सकता है, कि क्या ज़रूरत है ये बनाने क्या, कि हमें 100 गाड़ियाँ बेचनी है, 50 बेचनी है, क्या रीज़न है इसके पीछे. तो इसके क्या एडवांटेजेस या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसकी वजह से सेल्स कोटाज बनाए जाते हैं. सो फर्स्ट इज मेकिंग अवेलेबल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, क्योंकि ये हमें एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देते हैं कि कम से कम इतना तो हमें परफॉर्म करना है, इससे ऊपर करेंगे तो और बेटर है, अच्छी बात है, बट इतना तो हमें परफॉर्म करना ही है. तो ये हमें क्या कर देते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देते हैं. जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि उन्हें एक महीने में 100 कार बेचनी है, तो उनको एक स्टैंडर्ड पता चल गया जो उन्हें क्या करना है, अचीव करना है. अब उनका अगर कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होता, तो वो 20 बेचे, 10 बेचे, 50 बेचे या 120 बेचे, उनको ये पता नहीं चलता कि क्या वो उतना कर पाए जितना उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जितना वो सोच रहे हैं. तो स्टैंडर्ड आप सेट करते हो तो वो आपको मोटिवेट भी करता है, तो ये आपको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देता है. सेकंड इज कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस. अगर आप सेल्स कोटा सेट करोगे तो ऑब्वियसली आपकी कंट्रोलिंग बेटर हो जाएगी. कैसे, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेट किया था कि एक मंथ में आपको 100 कार क्या करनी है, सेल करनी है, और मान लो आपने एक मंथ में, दो एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, कि एक मंथ में आपने सिर्फ 80 की और एक में आपने 115 कर दी, 15 यानी कि 115 कर दी. सो अगर आपने 80 की है तो इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि डेविएशन जो है वो नेगेटिव है, जितना ऑब्जेक्टिव था उतना आप अचीव नहीं कर पाए, तो आपको करेक्टिव एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है कि कहाँ कमी रह गई. आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, आपकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो ज़्यादा बड़ी हैं कि कस्टमर आए ही नहीं, क्या रीज़न रह गया. और अगर आपने ज़्यादा अचीव किया तो वो वेल एंड गुड है, आपको
रिकॉग्निशन करना। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव अगर हम सेट कर देते हैं कि इतना हमें करना है तो हम परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर पाते हैं कि अगर कमी रह रही है तो हमें करेक्टिव एक्शन पता चल जाएंगे। अब अगर हम 100 सेट ही नहीं करते एज अ स्टैंडर्ड, एज अ ऑब्जेक्टिव, तो हमें कैसे पता चलता कि हम कैसा काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम बेटर कंट्रोल कर पाते हैं। देन थर्ड इज मोटिवेटिंग पीपल। मोटिवेट ऑब्वियसली होगा बिकॉज जो आप सोच के चलते हो वैसा आप अचीव कर लेते हो, तो वो आपको एक मोटिवेशन देता है। अब अगर आपने सोचा ही नहीं आपके अच्छे मार्क्स आए बुरे मार्क्स आए, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आपने ये सोच ही नहीं रखा था कि मुझे चाहिए ही नहीं, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा। और आपने सोचा था कि आपके 85% आए और आपके 85% आ रहे हैं, तो वो आपको क्या देते हैं, सेटिस्फेक्शन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। देन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि सेल्स कोटाज के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कि जैसा आपने काम किया, 100 यूनिट आपको सेल करनी थी और आप 150 सेल कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि जहाँ पे हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और 100 की जगह अगर आप सिर्फ 60 सेल कर रहे हो तो आपको अपनी वीकनेस का पता चल जाएगा। और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सेल्स कोटा के साथ साथ आप अपने रिवेन्यू के भी टारगेट सेट कर पाते हो, बिकॉज जितनी सेल्स होगी उतनी ही रिवेन्यू होगी। सो दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स कोटा। नाउ टाइप्स ऑफ सेल्स कोटा, कि कितने तरीके के सेल्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हम सेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज सेल्स वॉल्यूम कोटा। सेल्स वॉल्यूम कोटा का मतलब क्या है, जब आप क्वांटिटी के बेस पे कोटा बनाते हो, दैट इज सेल्स वॉल्यूम कोटा, कि कितना सेल करना है क्वांटिटी के बेस पे। तो उसमें हमारे 3 तरीके के आते हैं सेल्स वॉल्यूम कोटा में, रुपी सेल्स वॉल्यूम, यूनिट सेल्स वॉल्यूम एंड पॉइंट सेल्स वॉल्यूम। तो सबसे पहले है रुपी सेल्स वॉल्यूम। व्हेन अ सेल्स पर्सन इज रिक्वायर्ड टू सेल मैनी प्रोडक्ट, इट इज़ ईजियर टू मैनेज इफ सेल्स कोटा सेट इन रुपी, कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ईजिली सेल कर सकते हो अगर आपका सेल्स कोटा किस में सेट है, रुपीज़ में सेट है। रुपीज़ में सेट का मतलब क्या है कि आपको क्या करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको 1500 पर डे अर्न करना है। तो ये आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया अपने सेल्स पर्सन के लिए कि आपको 1500 पर डे अर्न करना है। मीन्स आपका प्रॉफिट होना चाहिए, रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट, कि सब कुछ आपकी कॉस्ट सब कुछ हटा दे तो प्रॉफिट आपका कम से कम 1500 होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आप रुपी की फॉर्म में जब उसको बताते हो कि इतनी वॉल्यूम, इतनी क्वांटिटी ऑफ रुपी आपको अर्न करनी है पर डे, पर मंथ, पर ईयर, तो वो आपका क्या होता है, रुपी सेल्स वॉल्यूम कोटा। कि आप मनी की फॉर्म में उन्हें ये डिटरमाइन कर रहे हो कि इतना आपको अचीव करना है। आप कहो कि आपको एक महीने में, या फिर आप बोलो कि एक साल के अंदर आपको 50 लाख रुपए की सेल करनी है, 50 लाख की आपको सेल करनी है, तो वो हमारा क्या हो गया, रुपी सेल्स वॉल्यूम। कि आपने सेल्स वॉल्यूम किस में डिटरमाइन कर दी, मनी की फॉर्म में। सेकंड है यूनिट सेल्स वॉल्यूम, कि जब आप यूनिट की फॉर्म में करते हो, मनी की फॉर्म में नहीं करते। जो हम अभी एग्जांपल लेके चल रहे थे कि 100 कार आपको सेल करनी है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट सेल्स वॉल्यूम। अगर मैं रुपी की लेके चलती तो मेरा ये हो जाता कि 50 लाख आपको पर मंथ अर्न करने हैं अगर आप कार सेल कर रहे हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, रुपी सेल वॉल्यूम। पॉइंट सेल वॉल्यूम क्या होता है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके जो कंपनी कब यूज़ करती है, जब वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहती है। कि मान लो कंपनी के पास 2 प्रोडक्ट हैं, ए और बी। ए जो है वो प्रॉफिट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इन कंपैरिजन टू बी। बी उतना कंट्रीब्यूट नहीं करता, कि इसको बनाने में हमें 5 रुपये लगते हैं और 10 रुपये में हम बेचते हैं, तो प्रॉफिट 5 रुपये का होता है। इसको बनाने में हमें 2 रुपये लगते हैं और ये बिकता भी 2 रुपये के आसपास ही है, तो इसका मतलब इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। बट ए हमारे प्रॉफिट में मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो प्रोडक्ट हमारे प्रॉफिट में मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसे प्रमोट करने के लिए जो कोटा यूज़ किया जाता है, दैट इज़ पॉइंट सेल्स कोटा। कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि आपके पास 2 प्रोडक्ट हैं, ए और बी। अगर आपने बी प्रोडक्ट को बेचा तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, और ए प्रोडक्ट को बेचा तो 2 पॉइंट मिलेंगे, और ये पॉइंट आगे उनकी रिम्यूनरेशन, रिकॉग्निशन में बहुत अच्छे से गिने जाएंगे। तो आप, हर कोई चाहता है कि वो ज़्यादा पॉइंट गिने, ज़्यादा पॉइंट उन्हें मिले। तो एक प्रोडक्ट बेचने पे एक तो आपको 1 पॉइंट मिले, और उसी वैसा ही एक और प्रोडक्ट बेचने पे आपको 2 पॉइंट मिले। अब बी के आप 2 बेचोगे ना, तब जाके ए के 1 के इक्वल आपके पॉइंट होंगे। तो हर कोई चाहेगा ना कि ए की सेल्स वो ज़्यादा करने लग जाएंगे, कि इकट्ठा आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, और जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। तो वो हमारा होता है पॉइंट सेल्स वॉल्यूम। कि आप क्या करते हो, पॉइंट सेट कर देते हो और आप उस पर देते हो कि आपको पॉइंट अर्न करने हैं, जितने ज़्यादा पॉइंट आप अर्न कर सको। मैं फिर से एज एग्जाम्पल बताती हूँ, ए पॉइंट और बी।
ए जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है, इसीलिए अगर इसको आप बेचते हो तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। बी इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता, इसे आप बेचोगे तो 1 पॉइंट मिलेंगे। और टोटल में जितने भी सेल्स पर्सन के जितने पॉइंट है ना, उसके लिए वो उतना अच्छा है। जैसे एक तरीके से गेम समझ लो, आपको जितने पॉइंट मिलेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। तो अगर आपके पास ये 2 ऑप्शन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप यही चाहोगे कि आप इसकी सेल्स ज़्यादा करो, क्योंकि आपको यहाँ पे डबल पॉइंट मिल रहे हैं। तो उसकी वजह से ए की सेल्स इंक्रीज हो जाएगी और ये प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा लेके आता है, तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो जब हम पॉइंट के बेस पे कोटा सेट करते हैं, दैट इज पॉइंट सेल्स वॉल्यूम, की आपको 100 पॉइंट अर्न करने हैं, 50 पॉइंट अर्न करने हैं। तो ये था पहला टाइप, सेल्स वॉल्यूम कोटा, जिसके अंदर रुपी सेल्स वॉल्यूम हो सकती है कि जो सेल्स है आप उसे रुपी की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो, यूनिट की फॉर्म में कोटा डिफाइन कर सकते हो, या पॉइंट की फॉर्म में। सेकेंड है फाइनेंशियल कोटा। फाइनेंशियल कोटा आर गोल्स सेट टू कंट्रोल ग्रोथ मार्जिन और प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन और एक्सपेंस ऑफ वेरियस। यानी कि फाइनेंशियल के अंदर जब हम बात करेंगे तो 2 चीज़ों की मेजरली बात करेंगे, प्रॉफिट की, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए या एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए जो कोटाज बनाए जाते हैं, दैट इज फाइनेंशियल कोटा। तो पहला है हमारा ग्रोस मार्जिन या प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन कोटा भी आप बोल सकते हो। तो नेम ही सजेस्ट कर रहे हैं ऐसा कोटा जो प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया है, दैट इज प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन कोटा। It is decided by subtracting cost of goods sold from sales volume. Cost of goods sold is equivalent to the cost of manufacturing of the product. कि आपने मान लो एक प्रोडक्ट है ए, उसको बनाने में आपके 100 रुपये लगते हैं और आप उसे बेच रहे हो 110 में, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है 100 और उसे आप बेच रहे हो 110 में, तो आपका प्रॉफिट कितने का हुआ 10। इस तरीके से जो वर्क करता है वो हमारा होता है प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन कोटा, जो आपको बताता है कि आपको कितना प्रॉफिट, जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट की फॉर्म में सेट करता है कि इतना प्रॉफिट आपको अर्न करना है, दैट इज ग्रोस मार्जिन एंड प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन कोटा। और वो कैसे होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि कितने में आपने बेचा है उसमें से कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को आप माइनस कर दो, नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से आप अपनी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को माइनस कर दोगे। इस तरीके से आप क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे। देन एक्सपेंस कोटा। एक्सपेंस कोटा क्या होता है, ऐसा कोटा जो किस चीज़ के लिए बनाया गया है, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, कि कितना खर्चा आप कर रहे हो उस चीज़ के लिए बनाया जाता है। तो एक्सपेंस कोटा हमारा क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन ये कोटा फिक्स कर दे कि एक महीने में 50,000 से ज़्यादा खर्चा आप नहीं करोगे सेल्स के ऊपर, तो वो हमारा होता है एक्सपेंस कोटा, जिसके अंदर आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहते हो, जो भी सेल्स फोर्स के एक्सपेंसेस लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस कोटा। तो फाइनेंशियल कोटा के अंदर क्या हुआ, ग्रोस मार्जिन कोटा और एक्सपेंस कोटा। एक्सपेंस तो सिंपल सी बात है कि आप अपने एक्सपेंडिचर को, खर्चे को कम करना चाहते हो, उसके लिए बना रहे हो। ग्रोस मार्जिन आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एक यूनिट डिटरमाइन करते हो, एक ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हो कि इतना प्रॉफिट आपको अर्न करना है। और वो कैसे होगा कि जितने की सेल्स आपने की है उसमें से कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को आप माइनस कर दोगे, तो जो प्रॉफिट बच जाएगा उसके ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करके जो कोटा सेल किया जाता है वो हमारा होता है फाइनेंशियल कोटा। देन एक होता है हमारा एक्टिविटी कोटा। तो अभी तक कितने हो गए, पहला था सेल्स वॉल्यूम कोटा, उसके अंदर यूनिट, रुपी और क्या था, यूनिट था, रुपी था और पॉइंट था। उसके बाद हमारा फाइनेंशियल कोटा, फाइनेंशियल के अंदर एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट। देन है एक्टिविटी कोटा। एक्टिविटी कोटा क्या करता है, जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं कि जितनी भी एक सेल्स पर्सन को करनी चाहिए उनको डिटरमाइन करता है, वो हमारा होता है एक्टिविटी कोटा, कि व्हाट आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो आपको परफॉर्म करनी है ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो सेल्स पर्सन अचीव कर सके, एक्टिविटी कोटा। तो वो डिटरमाइन करते हैं कि एक दिन में आपको ये 5 की 5 एक्टिविटी करनी है या महीने में डेली आपको ये 10 एक्टिविटी करनी है। तो इस तरीके से जब कोटा फिक्स किया जाता है, दैट इज एक्टिविटी कोटा। एंड लास्ट इज कॉम्बिनेशन कोटा। कॉम्बिनेशन कोटा यानी कि मिक्सचर ऑफ प्रीवियस कोटा, कि आप सेल्स कोटा भी डाल रहे हो, आप फाइनेंशियल कोटा भी यूज कर रहे हो, एक्टिविटी भी यूज कर रहे हो, ताकि सबके डिसएडवांटेजेस को ओवरकम किया जा सके, तो वो होता है कॉम्बिनेशन कोटा। नाउ मेथड ऑफ सेटिंग सेल्स कोटा, कि जब आप सेल्स का ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हो कि कितनी सेल्स आपको करनी है, तो वो कौन कौन से मेथड से आप डिटरमाइन कर सकते हो। फर्स्ट इज टेरिटरी पोटेंशियल, कि जिस टेरिटरी पे आप वर्क कर रहे हो, जहां आपके एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर हैं, उसका कितना पोटेंशियल है, उसके अंदर कितना स्कोप है, उसके बेस पे जब आप डिटरमाइन करते हो तो वो होता है टेरिटरी पोटेंशियल। पास्ट सेल्स एक्सपीरियंस, कि पिछले महीने, पिछले साल कितनी सेल हुई थी, उसके बेस पे जब हम डिफाइन करते हैं कि इस साल हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि अगर पिछले साल हमने 10 लाख प्रोडक्ट बेचे थे, तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि इस बार हम थोड़ा इंप्रूव करें और हम 12 लाख का ऑब्जेक्टिव लेके चलें। तो ये हमारा क्या है,
प्रीवियस सेल के बेस पे जब हम अपना ऑब्जेक्टिव या कोटा डिटरमाइन करते हैं तो वो होता है पास्ट सेल्स एक्सपीरियंस। एग्जीक्यूटिव जजमेंट कि जो हमारे सीईओ हैं, मैनेजर्स हैं, जब वो स्टडी करके हर एस्पेक्ट को समझ के और वो डिटरमाइन करते हैं कि सेल्स ऑब्जेक्टिव कितना होगा, तो वो एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड है। देन सेल्स पीपल एस्टिमेट, सेल्स पीपल यानी कि ऐसे पर्सन जो सबसे ज़्यादा कस्टमर के कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कस्टमर बाइंग एंड सेलिंग करता है, तो उनसे पूछेंगे क्योंकि वो कस्टमर के सबसे क्लोज हैं, तो उन्हें पता होगा कि कस्टमर फ्यूचर में परचेज करेंगे नहीं करेंगे, क्या नीड है, हमारे प्रोडक्ट की कैसी वैल्यूज़ हैं। तो जब वो सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव को तो वो होता है सेल्स पीपल एस्टिमेट। एंड लास्ट इज टोटल मार्केट एस्टिमेट कि मार्केट कैसा है, अब मार्केट कैसा चल रहा है, टोटल मार्केट में कितने कंपिटिटर्स हैं, हमारा प्लेस कितना है, हमारा मार्केट शेयर कितना है, उसके बेस पे जब हम डिटरमाइन करते हैं तो वो होता है टोटल मार्केट एस्टिमेट। तो ये 5 मेथड हैं डिटरमाइन करने के सेल्स के ऑब्जेक्टिव को। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेल्स कोटा कि सेल्स कोटा को आप कैसे मैनेज करते हो, इफेक्टिव कैसे हो सकते हैं वो। सबसे पहले रियलिस्टिक कोटा होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हवा में तीर चला रहे हो, पिछले साल आपकी 10 लाख की सेल्स थी, अब आप चाहते हो कि आप 1 करोड़ की सेल्स करो, तो वो इतना पॉसिबल नहीं है। ऐसी चीज़ें बोलो जो पॉसिबल हैं, जो रियलिटी में हो सकती हैं, तो रियलिस्टिक कोटा होनी चाहिए। अंडरस्टैंड प्रॉब्लम इन सेटिंग कोटा कि अगर जब आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो उसमें कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उन्हें समझने की कोशिश करो, उन्हें अवॉइड मत करो, वरना वो प्रॉब्लम आगे जाके और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो सबसे सिंपल चीज़ क्या है कि सेटिंग के करते टाइम कि जब आप अपना ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम आती हैं उन्हें समझने की कोशिश करो और देन अपने कोटा को इस्टेब्लिश करो। एंश्योर सेल्स पीपल अंडरस्टैंड कोटा, आपने ऑब्जेक्टिव बना दिया और आपके सेल्स पर्सन को ही वो समझ नहीं आ रहा, तो वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें एक्चुअल में कितनी सेल्स करनी है, उनके लिए वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो इसका मतलब वो एक्चुअल में वर्क नहीं करेगा। तो ऐसा सेल्स कोटा बनाओ जो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो और आपके सेल्स पर्सनस को समझ में आ जाए। कंटिन्यूस फीडबैक उस पर लेते रहो कि हमने बता दिया कि इस साल हम 20 लाख की सेल्स करना चाहते हैं, तो लगातार देखते रहो, हर महीने देखते रहो कि इस महीने हमने कितनी अचीव कर ली, नेक्स्ट मंथ कितनी अचीव कर ली, ताकि पता चलता रहे कि हम पाथ पे चल भी रहे हैं या नहीं चल रही। फ्लेक्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग, और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, अगर मान लो हमने डिसाइड कर लिया कि 20 लाख की सेल हम करना चाहते हैं, अब आगे आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, जैसे कोविड-19 आया था, किसको पता था पहले से कि वो आएगा, तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस को चेंजेस करने पड़े ना, ऑफलाइन से ऑनलाइन पे शिफ्ट करना, शटडाउन हुआ, तो ऐसा तो है नहीं अब 6 महीने आपकी शॉप खुली नहीं, ऑर्गेनाइजेशन खुली नहीं और फिर भी आप 20 लाख अचीव करना चाहते हो। तो ये क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर इसमें मार्केट के अकॉर्डिंग चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो वो चेंजेस हम उन्हें अडॉप्ट कर सकें। जब हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होता है तो हमें उसके रिकॉग्निशन प्रोग्राम भी रखने चाहिए कि अगर हम अचीव नहीं कर पा रहे तो करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं, तो अगर हमने अचीव कर लिया तो ऑब्वियसली जिसने उसमें कंट्रीब्यूट किया है उन सबको रिवॉर्ड देना, प्रेज करना, ये सब मोटिवेटिंग होता है, तो ये सब करना चाहिए। अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स कोटा एंड मार्केट एनवायरनमेंट कि मार्केट एनवायरनमेंट और सेल्स कोटा के अंदर क्या रिलेशन है, कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, सिंपल सी बात है, मार्केट कैसा है, पॉलिटिकल फैक्टर कैसे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर कैसे हैं, उसी के बेस पे हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे। तो जो हमारे मार्केट और कोटा के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमें अच्छे से समझनी चाहिए, ताकि हम इफेक्टिवली उसे मैनेज कर सकें और डिटरमाइन कर सकें। सो इट्स ऑल अबाउट सेल्स कोटा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।